शुभ प्रभात बच्चों। हमने अपनी नई पुस्तक सुनहरी धूप आप सभी ने खरीद ली है, क्योंकि हम लोग इसके 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा जो तीसरा पाठ है उसका नाम है होनहार बीरवान के होत चीकने पार। अब इसका जो शीर्षक है उसका एक्सप्लेन मैंने अपने पहले वीडियो में किया है, आप उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज मैं आपको इसे रीडिंग करना और इसके में जो गूढ़ बातें छुपी हुई हैं उनके ऊपर से पर्दाफाश करूंगी आपके साथ। तो हम आरंभ करते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पार, जब बच्चे में ही रहते हैं आप खुद भी इस चीज को अनुभव करते हैं। आप अपने छोटे भाई बहन को देखिए कहते तो बचपन में भी बहुत डांस करता था और बड़ा होकर आप देखिए कि वो बहुत अच्छा डांस करने लगता है, उसका नाम होने लगता है, तो हम लोग उस बात को याद करते हैं कि ये तो बचपन में भी ऐसा करता था। जैसे कविता चावला, लोग कहते हैं कि वो बचपन में ही आसमान को हर समय ताका करती थी, उसे हर समय उड़ने की रहती थी, और आखिर क्या हुआ कि वो आसमान में उड़ी। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानियां बहुत फेमस है इतिहास में। तो चंद्रगुप्त जो थे वो भी बचपन में राजा राजा का खेल ही खेलते थे। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है ना, वो बचपन में वही काम ज्यादा करते हैं। उनके हाव भाव से, उनके बोलने चलने से, उनके काम से, उनके स्वभाव से और उनके पसंद नापसंद से वो सब चीजें जाहिर होने लग जाती हैं कि ये बच्चा क्या चाहता है। जो क्रूर टाइप के होते हैं आप देखोगे बचपन में भी वो करके गुस्सा दिखाता है, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिखाता है। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा विनम्र होते हैं। जैसे विवेकानंद ने जब अपने गुरुदेव से कहा कि मैं ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से ये बात कही, न तो झिझके न वो डरे, लेकिन बड़े विनम्र होकर के उन्होंने ये बात कही। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब फलों से लदा हुआ पेड़ और स्वभाव से विनम्र व्यक्ति ही किसी के सामने झुकता है और मार भी उन्हें ही पड़ती है। जब ज्यादा फल देखते हैं वृक्ष में तो वृक्ष तो लटकने लगता है, मेरे पास देखो इतने मीठे फल हैं, गुमान नहीं करता, लेकिन लोग उस फल को तोड़ने के लिए उसे पत्थर मारते हैं, लाठियों से मारते हैं, लेकिन बदले में वो क्या देता है? बदले में वो उन्हें मीठे फल देता है। ये पेड़ का स्वभाव है, उसके पत्ते हमेशा चिकने रहेंगे, उसके फल हमेशा मीठे रहेंगे। उसे कितना ही कष्ट दो, वो बदले में आपको कष्ट नहीं देगा। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनव कर रहे थे। अब जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हम लोग अपने आप को उसी पात्र में ढाल देते हैं, झूठ मूठ का राजा बन जाते हैं, झूठ मूठ की पुलिस बन जाते हैं, लेकिन बोलने का स्टाइल हमारा जो होता है पुलिस की तरह हो जाता है, राजा की तरह हो जाता है, मंत्री की तरह हो जाता है, सलाहकार की तरह हो जाता है। और जब कोई गुंडे बदमाश बनते हैं तो देखिए हम लोग भी बड़ा रफ टफ एकदम बोलने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक अभिनय हमारे अंदर आ जाता है, और जब तक हम उसके अंदर गहन रूप से उस कैरेक्टर को नहीं डाल लेंगे अपने आप में, तब तक हम उसे अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्हें राजा बनने का बड़ा शौक था, तो वो कोई भी खेल खेलते, घर में भी खेल रहे थे तो बिस्तर के ऊपर देखिए हम लोग भी जब बचपन में थे तो हम लोग तकिए पे तकिए तकिए पे तकिए रख करके सिंहासन बनाते और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे, मैं राजा हूं। तो राजा बोल देने से तो राजा नहीं बना, लेकिन ये हमारी प्रवृत्ति थी, ये हमारी सोच थी, ये हमारा शौक था, और वैसी हमारी बुद्धि थी। हम राजा की तरह बोलने लगते हैं, राजा जैसा आचरण करने लगते हैं। तो वही स्वाभाविक प्रवृत्ति चंद्रगुप्त के बचपन में, और वह भी राजा राजा का खेल खेलता था और अपने साथियों को, किसी
को मंत्री बना लिया, किसी को सलाहकार बना लिया, किसी को सिपाही और कोई दरबारी बन जाते थे और वो उन पर हुकूमत चलाता। और वो कैसे चलाता था? भरी दोपहर में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय करने में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज बड़ी रोबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? जैसे एक राजा पूछता है उस तरीके से चंद्रगुप्त ने रोबीली आवाज में कहा। रोबीली मतलब रौब डांटती हुई, दबी दबी भीगी बिल्ली बन के नहीं। एक राजा कैसे बोलता है? राजा सारी चीज का राजा है, प्रमुख है वो, उसे किसी का डर नहीं है, तो बड़े रौब से बात करता है। तो अपने एक दोस्त विशाख जो कि उसका मंत्री बना हुआ था, उससे वो पूछता है, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री बोला, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं। चंद्रगुप्त कहते हैं, मंत्री जी आज्ञा हो महाराज। अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मंत्री जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। सभासद तो हमेशा राजा महाराजाओं की जय जयकार ही करते हैं, और फिर उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है, जनता के हित की बात कही है, तो सारे सभासदों ने महाराज की जयकार की। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना दिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। अब इन लोगों को तो नाटक खेल रहे हैं, तो इनको तो मजा आ रहा है ना उस खेल में। वहीं दूर, थोड़ी सी दूर पर एक व्यक्ति बैठा था, ब्राह्मण थे वो, उनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य की जो नीतियां हैं, उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि के आगे सारी दुनिया की बुद्धि फीकी। उनमें इतना बुद्धि कौशल है। वो ये देख करके खुश हो रहे थे कि बच्चा जो चंद्रगुप्त राजा बना हुआ बैठा है, ये एक दिन जरूर मगध का राजा ही बनेगा। तो उन्होंने उस बच्चे को जाकर के आशीर्वाद दिया कि तुम जरूर इस देश के राजा बनो। अब बच्चे सोचे कि अब हमें आशीर्वाद दे करके कहीं हमारा खेल ना बंद करा दे, तो उन्होंने क्या किया कि उनसे भी अनुरोध किया कि आप भी हमारे यहाँ शामिल हो जाइए दरबारियों में और आप उनसे कुछ मांगिए। अब उन्होंने मांगने का आग्रह कर दिया। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हुए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। क्या मांगी? एक दूध देने वाली गाय। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बैठाया। अब वहां आसन तो था नहीं, क्योंकि तो काल्पनिक राजमहल था, काल्पनिक राजा थे, तो उन्होंने ऊंचा सा टीला था, मिट्टी का ढेर लगा करके जो टीला बना होता है, उसके ऊपर उन्होंने उन्हें बैठने का आग्रह किया और उन्हें अपने बराबर में बैठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे। अब देखिए, उस बालक के बोलने का तरीका और उसके जो शब्द हैं बोलने के, क्या राजा से कम है? वो अपने आप को पूर्ण रूप से राजा समझ रहा है और पूरा अब मगध का शासक बना बैठा है, उसके पास राजकोष भरा हुआ है, ऐसी उसकी फीलिंग है। और तो वैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। क्या इस कहानी को पढ़ के आपको लग रहा है
छोटे बच्चों का खेल है? नहीं, ये वास्तव में लग रहा है कि एक मगध राज के राजा चंद्रगुप्त की कहानी चल रही है। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित। अब जैसा कि मैंने कहा कि उनके जो शब्द थे बिल्कुल नेचुरल, एकदम स्वाभाविक थे कि वो शासन कर रहे हैं। वाक्पटुता माने होता है बोलने की चालाकी, बोलने का तरीका, कि आप किस तरह से लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर रहे हैं। नेतृत्व होता है किसी चीज को चलाना, मार्गदर्शन करना। अब मैं अपने देश को कैसे चलाऊंगा, उसका नेतृत्व वो कर रहे थे। वे राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। कौन? चाणक्य। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा धनानंद से प्रतिशोध ले सके। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अब चंद्रगुप्त को तो उनकी एक तरह, चाणक्य को तो चंद्रगुप्त की एक तरह से परीक्षा लेनी थी कि इसका जो कुशल शासन में देख रहा हूँ खेल खेल में, क्या न्याय करने की भी क्षमता इसमें है? क्या ये दान भी अच्छे से कर सकता है? किसी की इच्छाओं की पूर्ति भी ये अच्छे से कर सकता है? या सिर्फ दिखावा है कि मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत, आप जो मांगिए मैं दे दूंगा, मेरे पास हीरे जवाहरात है, 100 गाय लीजिए, 10 गाय लीजिए। उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा चाणक्य ने कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही गाय चाहिए, और ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसकी जरूरत है, क्योंकि झूठा आडंबर और झूठी लालसा ब्राह्मण नहीं करता। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, मतलब दिलेरी कि मैं कितना दे सकता हूं। आपका इसमें शब्द और ये भी दिए हुए हैं, तो दिलेरी यानी बहादुरी, मन की बहादुरी, कि मैं जो आप मांगे मैं दे सकता हूं, मैं सक्षम हूं देने। दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में जाएं, खेतों में गायें चल रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गोरक्षक मुझे रोके तो? अब उन्होंने शंका प्रकट की कि आपने तो कह दिया, उसे तो मालूम है खेल है कि खेतों में गाय चल रही हैं, आपको जो गाय पसंद आती है आप ले लीजिए। लेकिन चाणक्य तो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि यदि गोरक्षक मुझे रोकेगा तो मैं क्या करूँ? चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में, चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, सैनिक, ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की मां मूरा, चंद्रगुप्त की मां मूरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मूरा भी यही चाहती थी, हर माँ यही चाहती है कि मेरा बच्चा प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो। तो जब उन्होंने चाणक्य ने ये बात कही कि इसके हाथों में जो रेखा है ये बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है, ये इसकी शिक्षा दीक्षा ऐसी करो कि ये राज्य में इसकी ख्याति फैल जाए। माँ भी तो वही चाहती थी, मूरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा धनानंद ने उसके पति को बंदी बना दिया, यानी चंद्रगुप्त के पिता को राजा धनानंद ने अपने कारागार में डाल रखा था, उसे बंदी बना रखा था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। जब चाणक्य ने उन्हें बताया कि इसकी तो हस्तरेखाएं बहुत प्रबल हैं, तो उसे लगा कि जब भगवान के घर से विधाता ने उसके हाथ में इतनी
प्रबल रेखाएं बना दी हैं, तो मेरे पति यदि बंदी गृह में भी हैं तो शायद मेरा पुत्र ही उन्हें छुड़ा ले, यही कुछ कर सके। इसलिए उन्हें एक और आशा की किरण उनके मन में जग गई। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक थे, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा धनानंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखा और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह से देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूं। सभी दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा धनानंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा धनानंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे के बाहर। ध्यान रहे, तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा धनानंद के आदेश पर जलता हुआ दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा धनानंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त करवाया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बिरबान के होत चीक निर्वाण। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। अब देखिए, जो बचपन में उनके साथ खेले थे, आज उसी चंद्रगुप्त के वो महामंत्री बन गए। कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। अब आप समझ गए होंगे कि बचपन में चंद्रगुप्त जो खेल खेलते थे, आने वाले समय में वो खेल वास्तविकता का रूप लेंगे। और जो उनका सखा बन के खेल रहा था, वही उनका महामंत्री बना। और जो शासन की कल्पना उन्होंने बचपन में की थी, जो झूठे संवाद बोलते थे कि मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है, मेरी प्रजा खूब सुखी है, आने वाले समय में वो सब बातें सच हुई। तो ये था हमारा इस पाठ का रीडिंग लगाने का तरीका। और अब भी आपको यदि इसमें किसी लाइन में कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।